ये पॉलिटी सीरीज का पार्ट 23 होगा और हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्री के अंदर पॉलिटी के सेक्शन जो पूछे गए हैं उसको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ थोड़े एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटी का सेक्शन आप छोड़ पाओगे। ठीक है, पॉलिटी का सेक्शन आपने देखा होगा पिछले साल काफी वेटेज था, जो 2023 में प्री का पेपर हुआ था, काफी सारे क्वेश्चन आए थे। और ये जो मैं लेक्चर यहाँ पर बनाता हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको उसके डिटेल उससे बता दूं आपको कि भाई क्या है क्या नहीं। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस मेरी बात सुन लो। और अगर आपको मतलब बहुत जल्दी जल्दी देखना है तो आप मतलब इसको बहुत तेज तेज चला सकते हो लेक्चर को। एक दो बार अगर आपने लेक्चर देख लिए, एक बार हो सकता है कि आपने थोड़ा मुश्किल होगा, दूसरी बार आप बहुत तेज तेज चलाकर आप उसको देख सकते हो। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक सेकंड, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा राइट टू एजुकेशन। तो मैं पहला बता देता हूँ राइट टू एजुकेशन। देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 के अंदर। तो वहाँ ये बोला गया कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि वो क्वालिटी एजुकेशन दे 6 क्लास से लेकर, सॉरी, जिनकी एज 6 से लेकर 14 साल के बीच में उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए। ठीक है, उनके दायरे में। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में। ठीक है, तो क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में। तो यहाँ पर ये जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन दी जाती है, फ्री एजुकेशन दी जाती है यहाँ पर। हालांकि मतलब एजुकेशन की क्वालिटी बहुत खराब है। मतलब मैं पिछले 15 साल से ज्यादा मुझको पढ़ाते पढ़ाते हो गए, मतलब बहुत ज्यादा खराब है। मतलब यहाँ पर प्राइवेट की जो एक क्वालिटी होती है, जो प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब इवन हिंदी मीडियम जो ये जो होते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, इंग्लिश तक नहीं पढ़नी आती उनको, बेसिक चीजें। मतलब ये A+B का जो होल स्क्वायर होता है वो तक नहीं आता। जो बड़ी बड़ी क्लास में बच्चे आ गए, इवन 9th में 10th में आ गए, बताओ इतनी बुरी हालत है। तो ये मतलब मैं बस ऐसी बात आ गई थी तो इसलिए बता रहा हूँ। तो इंक्लूडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये जो हमारे यहाँ पर राइट टू एजुकेशन दिया गया है, ये किसके अंदर ये पूछा है? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के या फंडामेंटल राइट के अंदर, स्टैट्यूटरी राइट है, या किसी के अंदर नहीं है? देखिए ये 6 से 14 साल के बच्चों को जो अधिकार दिया गया है वो एक फंडामेंटल राइट है, यानी इसका आंसर जो है पी है, एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर काफी समझने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि अगर आयोग को क्वेश्चन मुश्किल बनाना है तो उसको असर्शन रीजनिंग देनी चाहिए। समझ लो, अगर असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर डेप्थ एनालिसिस है तभी आप कर सकते हो। देखिए किसी भी सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। अगर आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो तो मतलब आप आर्टिकल 21 को, जो आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, सॉरी, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बोलता है। तो फिर आप क्वालिटी ऑफ जो एक जो स्टैंडर्ड होता है रहने का, बैठने का, ये सारी चीजें कैसे इंश्योर करोगे? तो एजुकेशन, डेमोक्रेसी कैसे इंश्योर करोगे भाई? डेमोक्रेसी तभी आपको समझ होती है, डेमोक्रेसी जब आप पढ़े लिखे हो। किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है पता लगा, आपने किसी क्रिमिनल रेपिस्ट को वोट दे दिया, वही जीत कर आ गया, फिर वह नेक्स्ट 5 साल रहेगा, वही रेप करेगा, क्राइम करेगा, दुनिया भर के हथियार स्मगल करेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि डेमोक्रेसी में आपको एजुकेशन जो है बहुत जरूरी होती है कि एजुकेशन दी जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए, एजुकेशन ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो पहला असर्शन पढ़ते हैं, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन द एज ग्रुप 6 to 14। ठीक है, ये सही बात है, मैंने अभी आपको बताया। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी राइट टू एजुकेशन इज, मतलब ये कह रहा है कि जो जितने भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर राइट टू एजुकेशन बहुत जरूरी है। मतलब आप इसको अलग नहीं कर सकते हो, इसको ऐसे नहीं बोल सकता है स्टेट या मतलब देश कोई भी कि भाई हम नहीं दे रहे, इसको भाई देना पड़ेगा आपको। अगर नहीं दे रहे हो तो मतलब आप सोसाइटी को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए लोगों को। ठीक है, इनडिस्पेंसेबल का मतलब इसको छोड़ नहीं सकते बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। इन द इंटरप्रिटेशन टू द राइट टू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट, अगर आपको बाकी में ह्यूमन राइट को डेवलप करना है, अच्छे से ह्यूमन सोसाइटी को डेवलप करना है, ठीक है, उसको अच्छे रास्ते पर ले जाना है, लोग क्राइम के रास्ते पर ना जाए। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो, मतलब ऐसा बोलता नहीं, जो मुस्लिम वर्ड है
वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसका एक रीज़न ये है कि वहाँ पर एजुकेशन को वो लोग शायद नहीं अपना रहे हैं या जो भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक एजुकेशन की कमी है वहाँ पर, ठीक है? जिसकी वज़ह से उनका जो माइंड है वो एक लिबरल टाइप का नहीं हो पा रहा है। हालाँकि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ये वे है। तो मोस्टली गरीब कंट्रियों में ये होता है, क्योंकि वहाँ पर सरकार अफोर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं। तो जो है स्टेटमेंट, ये असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर, सॉरी, इसका जो आंसर है वो ए है। ये मैंने गलत लगा दिया, ऊपर कुछ नहीं है, ए आंसर है इसका, ठीक है? ए आंसर है इसका यहाँ पर, ठीक है? डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, सरकार की ज़िम्मेदारी होती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे। क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइफ़ है वो अच्छी बीत सके। Which one of the following, next question, which one of the following right cannot be suspended and restricted during नेशनल इमरजेंसी? जब मैं लेकर आऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। जब भी देखो नेशनल इमरजेंसी आती है, आर्टिकल 352 के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर करता है, और नेशनल इमरजेंसी जब भी लागू की जाती है तो उसके अंदर दो राइट, आर्टिकल 20 और 21, इनको आप नहीं हटा सकते हो, ठीक है? तो राइट, ये राइट ऐसे हैं कि मतलब देखिए, अगर आपने इन राइट को हटा दिया तो फिर तो सिंपल सी बात है, आप किसी को भी मतलब पनिश कर सकते हो। तो बहुत जरूरी होता है कि आप इन ये जो राइट्स हैं इनको, जब भी देखिए ये प्रोविजन कब लाया था, 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी लागू रही। तो फिर देखा गया था, फिर देसाई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उन्होंने जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर ये प्रोविजन डाला था कि भाई आप जो है ये वाले राइट नहीं, ये वाले राइट जो है इमरजेंसी लागू करके ये वाले राइट जो है आप मना नहीं कर सकते हो, ये जो अवेलेबल रहेंगे। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है? और आर्टिकल 20 ये कहता है, आर्टिकल 20 ये कहता है कि भैया आप जो है आप प्रोटेक्शन करोगे, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, ठीक है? मतलब अगर आपने मान लो किसी ने कोई क्राइम किया है, तो आप फिर उसको, उसके भी कुछ राइट होते हैं। मतलब किसी ने क्राइम कर दिया तो क्राइम क्रिमिनल बंदे के भी कुछ राइट्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। तो यहाँ पर याद रखना, ये वाला जो राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बी ऑप्शन जो है ये टर्मिनेट नहीं किया था। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये कभी भी टर्मिनेट नहीं किया था। ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो इसका जो आंसर है वो बी है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले। आर्टिकल 25 के अंदर जैसा आपको बताया कि हमारे पास फ्रीडम टू रिलीजन है, फ्रीडम टू रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। तो आर्टिकल 25 के अंदर मैं कुछ बातें बताता हूँ, उसमें हिंदू शब्द लिखा हुआ है। तो हिंदू शब्द का मतलब ये होता है, एक चीज और कि आर्टिकल 25 के अंदर फ्रीडम दी गई है कि जो सिख होते हैं वो अपने साथ किरपान ले जा सकते हैं। वो जो उनका मैं मतलब किरपान बोलते नहीं बोलते, वो खंजर जो अपने साथ में लेके जाते हैं। मैं ऐसा, मैं किसी को नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ऐसा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उसको आप समझ लो, अपने साथ में गले में चाकू डाल के जो ले जाते हैं, चाकू नहीं होता है वो, किरपान बोलते हैं, उसका सही शब्द होता है, लेकिन मैं ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो एक तो वो बोला गया आर्टिकल 25 के अंदर। और आर्टिकल 25 के अंदर हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब आर्टिकल 25 के अंदर ये बोला गया, भैया आर्टिकल 25 के अंदर जो हिंदू शब्द है उसका मतलब बुद्धिस्ट भी है, मतलब जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं वे भी लोग हैं, और जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं वे भी जो है हिंदू उसमें आते हैं, और जो सिख होते हैं वे भी हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। तो ठीक है, पारसी नहीं आते। तो इसका जो सही आंसर है वो है पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्यूज पर्सन। मैं आर्टिकल 20 के बारे में बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 20 क्या कहता है, क्योंकि आर्टिकल 20 बहुत जरूरी है समझना। देखो आर्टिकल 20 ये कहता है, मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया, आर्टिकल 20 ये कहता है कि आपने, मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया, वो क्रिमिनल हो गया, तो जो है आपने उसको सजा भी दे दी, ठीक है? लेकिन ऐसा, अगर मान लो उसने कोई क्राइम करा, किसी टाइप का कोई क्राइम कर दिया, और जब उसने क्राइम किया तो उस टाइम पर उस, मतलब कोई भी देश हो सकता है, तो उस देश के अंदर ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि उसको सजा दी जाए, ठीक है? मान लो कि बंदे ने 2002 में कोई क्राइम करा, और अभी कोई लॉ ऐसा नहीं है कि जो इसने क्राइम किया उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाए। फिर आता है 2005, लोगों की आंख खुलती कि नहीं ऐसा लॉ बनाना चाहिए, तो फिर वे लॉ बनाते हैं कि भैया जिसने ये क्राइम करा था, जो इस बंदे ने 2002 में क्राइम करा था, ये मान लो बंदा कोई ए है, इसने कोई क्राइम करा 2002 के अंदर, और फिर 2005 के अंदर एक लॉ बनाया गया है कि भैया इस फला बंदे ने जो क्राइम करा था ना, वो क्राइम अगर आपसे कोई लागू करेगा, मतलब 2005 से इसको 2002 वाले को जो क्राइम करा था इसको सजा नहीं मिलेगी। तो 2005 से जो नियम, मतलब जो लागू वो होंगे, मतलब क्राइम करेगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकती है सरकार कि भैया ये 2005 में हम लॉ बना रहे हैं, लेकिन
ये जो लॉ है 2002 से लागू होगा, मतलब 2002 में जिसने भी क्राइम करा था उसको भी सजा मिलेगी। ऐसा हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान नहीं है। भैया अगर आपने अभी कोई क्राइम कर दिया है और कोई लॉ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं बनाया है तो आपको सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात, आपको कोर्ट में खुद ही विटनेस नहीं बना सकते। मान लो कि आपने कोई क्राइम कर दिया, फिर आप खुद ही गवाही नहीं दे सकते कि साहब देखो मैंने खुद क्राइम करा है, या मैं भाई देखो मैंने कोई, मतलब अपने खिलाफ कोई विटनेस नहीं बन सकता है। मैंने कोई क्राइम करा है या नहीं करा है, मैं सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बोलने लगूं साहब मैंने कोई क्राइम नहीं करा है या मैंने क्राइम करा है, तो मैं अपने खिलाफ विटनेस नहीं बन सकता हूँ। तो आर्टिकल यही कह रहा है कि भाई एक एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट द हिमसेल्फ, मतलब किसी ने अगर कोई क्राइम कर दिया तो फिर वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। तो ये प्रोटेक्शन कहां पर दे रखी है, ये आर्टिकल 20 के अंदर दे रखी है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, एक तो ये हो गया कि कोई भी बंदा अपने खिलाफ गवाह नहीं बन सकता है। दूसरा कि किसी भी, मतलब कोई भी लॉ जो आपने पास्ट में क्राइम करा है और फ्यूचर में कोई लॉ बना है, तो फ्यूचर के लॉस आपको पास्ट के क्राइम पर, मतलब कि आपको वो सजा नहीं दे सकते। दूसरा है, आपने कोई क्राइम करा है तो उसको जो लॉ में लिखा हुआ है एक ही बार सजा दी जा सकती है, आपको बार सेम क्राइम के लिए बार बार सजा नहीं दे सकती। फोर्थ वन है कि आपको जो भी लॉ में लिखा है, हमने क्राइम कर दिया, जो भी लॉ में लिखा है कि 10 साल या 5 साल इतनी पेनल्टी है, उससे ज्यादा सजा नहीं दे सकते। तो ये 4 बातें यहाँ पे याद रखना, आगे आएंगी क्वेश्चन के अंदर। तो आंसर इसका इस हिसाब से ए है। नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। जैसे मैंने अभी आर्टिकल 20 के बारे में बोला था कि किसी भी पर्सन को, आर्टिकल अनुच्छेद 20 है इसका आंसर, कि किसी पर्सन ने कोई क्राइम कराया तो उस क्राइम को, उसका आपने सजा दे दी उसको, तो उस सजा, उसको एक बार सजा मिल गई, फिर सेम क्राइम के लिए उसको 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। आप समझ रहे हो, ये बहुत जरूरी है कि मतलब क्रिमिनल के भी लॉ बने हुए हैं, वो जो ये लॉ बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल 21 के बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल 21 प्रोसीजर, एक तो आर्टिकल यहाँ पर एक वो है, शब्द है प्रोसीजर, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, और ये बता सकता है कोई कहां से बोरो लिया था, भैया ये जापान से लिया था, याद रखना, ये बहुत ही कम आपको मिलेगा देखने के लिए। फिर उसके बाद में मेनका गांधी केस आया 1978 के अंदर। तो मेनका गांधी केस में इनडायरेक्टली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इस शब्द को आर्टिकल 21 के अंदर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। और ये बता सकता है ये कहां से आया है, ये भैया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। अब समझ गए। तो यहाँ पर ये जो ये शब्द बोल रहा है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन, ये आर्टिकल कहां पर लिखे हैं, सिर्फ 21 के पार्ट है। 21 बहुत बड़ा आर्टिकल है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ इज इंक्लूडेड, आर्टिकल 20 के अंदर इंक्लूडेड है। अगर ये पूछे कौन से देश से लिया गया है, तो भैया आप बोल सकते हो कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ यूएसए का है। और ये पूछा जाए प्रोसीजर दिस वाज द लॉ, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21 में। पूछा जाए कहां से लिया है, तो भैया ये जो है जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article gives safeguards to the fundamental right of an arrested person। एक पर्सन को आपने अरेस्ट कर लिया है, बहुत जरूरी है। देखिए 20 आर्टिकल 20 ये कहता है कि आपने कोई क्राइम करा है, क्राइम कर लिया, आप क्रिमिनल बन गए हो। लेकिन आर्टिकल 22 ये कहता है कि अगर मान लो आप कोई क्राइम कमिट करने जा रहे हो, आप जो है कोई क्राइम कमिट करने जा रहे हो, और सरकार को पता लग जाए, तो सरकार आपको डिटेन कर लेगी, सरकार आपको जो है कुछ टाइम के लिए है अरेस्ट कर लेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल गिव सेफगार्ड टू द फंडामेंटल राइट एंड अरेस्टेड पर्सन। तो अगर सरकार ने आपको अरेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद में मतलब आपको पूरा राइट्स होता है, सरकार आपको 3 मंथ के लिए मैक्सिमम रख सकती है। उसके बाद में अगर उसको आपको कस्टडी में रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना होता है, फिर उसको रखना होता है। अभी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, देखो आर्टिकल 15 तो नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 17 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। और पर्सनल लाइफ, ये जो मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 तो ये भी नहीं होगा। तो आर्टिकल 20 है इसका, आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22 यही कहता है कि अगर किसी पर्सन को आपने डिटेन कर लिया है, तो भैया उसको पूरे अधिकार, उसने कोई क्राइम नहीं करा है, क्राइम करने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे पहले पता लग गया सरकार को कि भैया ये कोई क्राइम करने वाला है, तो इसको पकड़ो। तो सरकार आपको जो मैक्सिमम 3 मंथ जो है डिटेन करके रख सकती है, विदाउट किसी ट्रेल या बिना कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में, ठीक है। अब आगे उसको कितने टाइम तक उसको मतलब रखना है, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना होता है। अब देखिए ये 3 मंथ वाली जो बात मैंने आपको बताई, इसी पर क्वेश्चन है। तो क्योंकि किसी भी पर्सन को, उसने क्राइम नहीं करा, लेकिन वो फ्यूचर में सरकार को पता लग रहा है कि भैया ये खुफिया एजेंसी से क्राइम करने वाला है, तो सरकार आपको जो है खोपचे में ले लेगी। फिर सरकार 3 मंथ तक आपको जो है
बिना बताए आपको रख सकती है। फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 के अंदर। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी ये 1977 से लेकर और 79 तक रही थी ये, ठीक है, 2 साल ही रही सरकार अप्रोक्सीमेट। तो उसके बाद इन्होंने ये जो है एक इन्होंने फंडामेंट ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने ये बोला भाई आप किसी भी पर्सन को 3 मंथ तक ही डिटेन कर सकते हो, 2 मंथ तक कर सकते हो, लेकिन ये 2 मंथ तक डिटेन करके रख सकते हो आप। उसके बाद अगर आपको उसको डिटेन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा, वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि इसको डिटेन करके अगर रखना है या नहीं रखना है। लेकिन ये जो 3 मंथ से 2 मंथ के लिए डिटेन करने की जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजन किया गया था, ये जो एक क्लॉज डाली गई थी, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं। तो अभी भी 3 मंथ का ही टाइम, किसी भी पर्सन को 3 मंथ तक ही आप डिटेन कर सकते हो। 3 मंथ से अगर डिटेन करना है, अरे मतलब उसको विदाउट ट्रेल, तो उसको भैया आपको एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा। उसमें जुडिशरी के बंदे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इसको बंदे को कितने टाइम तक डिटेन करके रखना है या नहीं रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, ठीक है। आप यहाँ पर यही पूछा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर आप किसी भी बंदे को कितने टाइम तक विदाउट ट्रेल रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ आर्टिकल 32 के अंदर मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 32 और 226 के अंदर, क्योंकि ये राइट टू रेमेडियल है और दिस आर द सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला था हमारे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला था अम्बेडकर साहब ने। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर कुछ रिट्स हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है। अब मैं यहाँ पर जो एक सभी रिट्स के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जो काम किया उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। सारी तो काम की है, 6 ये 5 है, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए, मान लो कोई पर्सन है ए और बी है। पर्सन ए क्रिमिनल है, किसी को भी डिटेन कर लेता है, तो उसने पर्सन ए ने बी को डिटेन कर लिया। अब ये जो इसने डिटेन किया है, अब पर्सन बी के इन्होंने इलीगली डिटेन कर लिया। पर्सन बी के जो फैमिली मेंबर है वो जाते हैं कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो भाई साहब देखो, या पुलिस ने किसी ने भी डिटेन कर लिया हो, डिटेन कर लिया इलीगली, ये जाएंगे पुलिस के पास, भैया देखो, पुलिस के पास नहीं, कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट वॉलेट होते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हो। तो ये बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि फला बंदे ने जो है हमारे आदमी को डिटेन कर रखा है बिना किसी उसके, वो कहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश देगा कि भाई इस पर्सन को, पर्सन ए को, भाई उस पर्सन, ये जो पर्सन है ना बी, इसको मेरे सामने खड़ा करो। सुप्रीम कोर्ट कहेगा पर्सन बी को मेरे सामने खड़ा करो, प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये जो है इस पर्सन को उसके सामने प्रोड्यूस करेगा। तो अगर इससे क्या होता है, इससे पर्टिकुलर पर्सन्स की, देखिए ये लॉ ऐसी नहीं कोई प्राइवेट पर्सन, ये सरकारी ऑफिसर पुलिस वाले ने किसी को डिटेन कर लिया तो ये वहां भी सरकार जो वो सुप्रीम कोर्ट उसको वो कर सकती है, हैबियस कॉर्पस जो है ये रिट्स होती है, जारी कर सकती है अंडर आर्टिकल 32 के अंदर। तो ये जो इसमें बोला गया ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स, इनको रिट्स बोला जाता है, रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफगार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ द पर्सन। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की लिबर्टी के लिए हैबियस कॉर्पस बना हुआ है, ठीक है, कि भाई छोड़ो इस बंदे को, तुम इसकी इसकी लिबर्टी है अपनी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो देखिए, ये आंसर जो ना ये गलत हो गया यार, ये यार गलत हो गया, ये तो मैं मतलब ये ना सी है यार आंसर, ये सी आंसर है, ये कैसे गलत हो गया यार, ये बड़ी समस्या है, ये अपना आप ही कुछ ना कुछ कर देता है। तो ये आंसर भैया इसका सी है, सी आंसर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बदलाव करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए हाँ, तो आंसर इसका जो है सी आंसर है, ठीक है, ये जो है सी आंसर है, हैबियस कॉर्पस। अब लास्ट इसके बाद एक क्वेश्चन, एक बात मैं बताता हूँ कि भैया बाउंडेड लेबर कब एक्ट कब बना था। तो देखिए कुछ चीजें तो यार आप याद कर सकते हो, कुछ चीजें तो बहुत मुश्किल होता है कि यार सारी चीजों को याद कर रखना बहुत मुश्किल अपने आप में मतलब चैलेंजिंग टास्क होता है। तो मैंने आपको बताया था राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक है। ये क्या है, बच्चों के लिए है कि कोई भी 14 साल से नीचे बच्चे को उसमें कोई फैक्ट्री वगैरह में नहीं लगा सकता है। और ये आर्टिकल 23 ये कहता है कि भैया कोई भी ना तो किसी भी औरत को, बच्चे को, इंसान को नहीं खरीद कर सकता है, ना ही बेच सकता है। और दूसरी यहाँ पर बॉन्डेड लेबर का काम है, बॉन्डेड लेबर का मतलब जबरदस्ती काम कराना उसकी मर्जी के खिलाफ, जैसे कि छोड़ो बेगार के बारे में यहाँ पे बोला, फोर्स लेबर के बारे में बोला। बेगार का मतलब ये होता है पैसे देने से काम करा रहे हैं, जैसे गांव में लोग जबरदस्ती काम करा लेते हैं कि भाई नहीं करा तो तेरे को हम गांव में रहना मुश्किल कर देंगे, ऐसे टाइप। तो सरकार ने क्या किया, ये जो बॉन्डेड लेबर थी इसको खत्म करने के लिए एक एक्ट लाए, जिसको बॉन्डेड लेबर एक्ट बोला जाता है। तो ये कब लाया गया था, ये 1976 में लाया था। एक एक्ट और आया था, एक चीज और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, एक इक्वल इसी साल में इक्वल न्यूमरेशन
इक्वल न्यूमरेशन एक्ट भी आया था एक 1976 के अंदर, इक्वल न्यूमरेशन, इसका मतलब होता है सैलरी एक्ट, सबको इक्वल सैलरी मिलेगी। 1976 के अंदर एक और चीज 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 के अंदर। ये 3-4 काम हुए थे बड़े बड़े, तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। इंदिरा गांधी लाई थी इनको, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पर। तो आंसर है इसका सी आंसर है इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अब ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड आपको ये बताना कि भाई ये जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है इसके प्रोविजन कहाँ कहाँ पर है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी यूनिसेफ बना हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर यूनिसेफ बना रखा है, तो यहाँ भी प्रोविजन है। जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने 1969 जजमेंट दे दी कि भैया कोई भी बच्चा 14 साल या 14 साल से नीचे का किसी भी हैजार्डस फैक्ट्री में नहीं लगा सकता, जैसे कोयले की फैक्ट्री में नहीं लगा सकता। इवन मना कर दी थी कि भाई किसी के घर में काम भी नहीं करेगा, ठीक है, अपने पापा के साथ चाय पा सकता है, वो भी स्कूल टाइम में नहीं। तो ये भी बात ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। हमारा जो सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दे रखा है, तो ये भी बात ठीक है। ये आर्टिकल 14 के अंदर दे रखा है ये प्रोविजन, ठीक है। तो यहाँ पर ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव हिंदी वालों के लिए, तो डी आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा, नहीं क्या बोल दिया, ऑल ऑफ द अबव इंग्लिश वालों के लिए, उपरोक्त सभी ये हिंदी वालों के लिए हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट का जो लेक्चर वो खत्म हो गया है। और अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। आपको उनको तैयार करके रखने चाहिए, मैं फिर भी बताता चलूंगा। और क्या पढ़ेंगे उसके बाद में, हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फिर सिटीजनशिप पढ़ लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सारी चीजें हम चीजें करते चलेंगे। और मैं ज्योग्राफी के भी जल्दी लेक्चर लाने वाला हूँ, करंट अफेयर के मैंने कुछ लेक्चर डाल रखे हैं, फिर भी मैं लाने वाला हूँ टाइमिंग। तो मैं यहीं पर लेक्चर समाप्त करता हूँ।